तो इस वीडियो में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और इसमें हम टॉप 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। हम इसमें जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो 3,300 से लेके 1,300 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है और ये उस समय के सुमेरियन, बेबीलोनियन सभ्यता के समकालीन। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में फैला हुआ था। जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये भारत का क्षेत्र है, जहाँ पर की सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से फैली हुई थी। ठीक है। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके दो प्रमुख शहर हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। सिंधु नदी जो कि तिब्बत से निकलती है और भारत से होते हुए पाकिस्तान से बहती हुई ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। सिंधु नदी के ही दोनों तरफ ये सभ्यता फैली हुई है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता की सबसे खास बात ये थी कि इसमें नगर के निर्माण के लिए यानी जो मकान बनाए गए प्लस जो उसकी नालियां वगैरह बनाई गई, इस सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। और ये जो पक्की ईंटें थी ये हर जगह समान साइज की पाई गई। सड़कों के निर्माण के लिए ग्रिड पैटर्न का निर्माण किया गया। ग्रिड पैटर्न क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा शहर है, तो इसमें जो मेन रास्ता होगा वो ऐसे सीधे सीधे लाइन में होगा। ठीक है। और ये लाइन बनने के बाद जो घर होंगे वो इसमें बनेंगे ना, जो भी रास्ते होंगे वो एकदम सीधे सीधे जाएंगे। ठीक है। हमेशा एक दूसरे को जो सड़कें होंगी वो समकोण पे काटेंगे यानी 90 डिग्री पे काटेंगे। ठीक है। तो मुख्य मार्ग जो थे वो सीधे और चौड़े थे। सड़कों में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, यानी ये जो सड़क बनाए गए थे इसी के किनारे 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 नालियां भी बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी था। स्नानागार क्या होता है, तो जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो क्षेत्र है ये स्नानागार है। स्नानागार चारों मतलब दो तरफ से सीढ़ियां होंगी, बाकी चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने होते थे जिसमें कि लोग कपड़े वगैरह चेंज कर सकते थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए यूज किया जाता था। ये जो बीच का क्षेत्र देख रहे हैं इसमें जिप्सम का एक लेप लगा दिया जाता था जिससे कि पानी रिसे नहीं। कार्यक्रम को पूरा करने के बाद इसमें से पानी निकालने के लिए भी एक व्यवस्था बनी हुई थी। पास में कुआं था जिससे कि हम इसमें दोबारा से पानी को फिल कर सके। तो ये जो महान स्नानागार था ये मोहनजोदड़ो से मिला था। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जो स्नानागार था उसका आकार 12 × 7 मीटर था, यानी इसकी लंबाई 12 थी और चौड़ाई 7 थी। मान स्नानागार धार्मिक उद्देश्यों से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि हम उस समय के किसी भी व्यवस्था को जानते नहीं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये किसी धार्मिक प्रयोजन से जुड़ा हुआ होगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसे भी आपको याद रखना है। फिर इस सभ्यता में चित्रलिपि आधारित लेखन होता था। चित्रलिपि आधारित क्या होगा, जैसे कि अगर हम इस मुहर पे देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ न कुछ लिखा गया है। ये लिखने के लिए चित्रों का उपयोग किया गया है। ठीक है। इसे को हम क्या बोलेंगे, चित्रलिपि। और ये जो लिपि थी ये बाएं से दाएं ओर की तरफ लिखी जाती थी। ठीक है। इस लिपि को आज तक समझा नहीं जा सका है, यानी अभी तक वैज्ञानिक लोग इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। तांबे और कांसे का इस्तेमाल मुख्य धातुओं के रूप में होता था, यानी जो तांबा है और कांसा है इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस समय कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ बर्तन वगैरह भी पाए गए हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें पत्थर, धातु तथा मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी, यानी इस काल के लोग जो मूर्तियां या खिलौने बनाते थे वो पत्थर की, धातु की या फिर मिट्टी की होती थी। मुहर पर पशुपति शिव की मुहर प्राप्त थी जिसे आद्य शिव कहा जाता है। ऐसा माना जाता है ये शिव का प्रारंभिक रूप था। मातृ देवी की मूर्तियां भी प्राप्त, जैसे कि यहाँ से हम देख सकते हैं ये एक मातृ देवी की मूर्ति है। इसी तरीके से कुछ और मूर्तियां प्राप्त है।
यहाँ के मुख्य व्यवसाय की बात करें तो यहाँ के लोग खेती करते थे। खेती के साथ-साथ यहाँ पे व्यापार भी प्रमुख गतिविधि थी, यानी व्यापार और कृषि दोनों साथ-साथ चलते थे। अगर हम खेती की बात करें तो गेहूँ और जौ यहाँ की मुख्य फसल जिसे यहाँ पे उगाया जाता था और पशुपालन में बैल, भैंस, बकरी इत्यादि पाले जाते थे। ये हमें कैसे पता चलता है? ये भी हमें मुहर से और जो प्रतीकें पाई जाती हैं उनसे पता चलता है। जैसे कि अगर हम इस पे देखें तो एक सांड का चित्र बना हुआ है, इधर एक हाथी का चित्र बना हुआ है, तो ऐसे हम पता लगाते हैं कि उस समय के लोगों को कौन-कौन से जानवरों की जानकारी थी। उस समय के लोग रथों और बैलगाड़ियों का भी प्रयोग करते थे। यहाँ पे हमें एक खिलौना मिला हुआ है जिसमें कि वो बैलगाड़ी जैसा कुछ दिख रहा है। तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि इस समय के लोगों को बैलगाड़ी और रथों की भी जानकारी थी और व्यापार में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। आगे देखते हैं। व्यापारिक वस्तु यानी जो व्यापार होता था उसकी जो मेन वस्तुएँ थी वो क्या थी? सोना, तांबा, चांदी, लाजवर इन सारी चीज़ों का व्यापार किया जाता था। नाप-तोल के लिए मानक विकसित किए गए थे, यानी नाप-तोल के लिए कितने मुहर होंगे या कितनी लंबाई होगी, ये सारी चीज़ों के लिए पहले से ही मानक बनाए गए थे। तो जहाँ कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक तराजू है, ठीक है? और यहाँ पे ये बाट रखे गए। ये जो बाट होते थे, ये 16 गुणे के फॉर्म में होते थे, यानी 16, 32, 64 ऐसे और नीचे की तरफ करें तो 8, 4, 2 ऐसे करके बनाए जाते थे। यहाँ पे व्यापारिक मुहरों का प्रयोग होता था। व्यापारिक मोहर क्या होते थे? जैसे कि अगर हम इसको देखें, ये सभी व्यापार करने के लिए मोहरें होती थी। जैसे सामान को जब बैलगाड़ियों पे लादा जाता था, तो उसके बाद क्या करते थे कि उस पर गीली मिट्टी की एक लेप लगा देते थे और फिर इन मोहरों को लेकर उसके ऊपर एक ठप्पा जैसा लगा देते थे। जैसे ये दिख रहा है हमें, थोड़ा-सा गड्ढा टाइप है, इससे क्या होता था कि उसके ऊपर ये निशान उभर जाता था। अब जब तक उस सील को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक सामान निकाला नहीं जा सकता। तो ऐसे ये सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक बाज़त से पहुँचाने के लिए भी मोहरों का प्रयोग करते थे। नाप-तोल के यंत्र पत्थर से बनाए जाते थे, तो ये सब जितने भी हैं, तराजू या फिर बाट, ये सभी पत्थर के बने होते थे। व्यापार के लिए जलमार्गों का प्रयोग होता था। समुद्री व्यापार के प्रमाण भी लोथल से मिले हुए हैं और लोथल गुजरात में एक प्रमुख बंदरगाह भी है। तो अगर हम लोथल की बात करें, तो लोथल गुजरात में पड़ता है और यहाँ पे हमें बंदरगाह के सबूत मिले हैं। जैसे कि इस चित्र में हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए पानी का डॉकयार्ड यानी बंदरगाह कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पे जहाज आते थे, सामान को लादा-उतारा जाता था, ना? और ये समुद्र से मिला होता था, सीधे समुद्र से। यानी यहाँ से पानी कम करने के लिए और पानी को बढ़ाने के लिए भी साधन बने हुए थे ताकि जहाज़ों को काफ़ी अंदर तक लाया जा सके और फिर वापस उनको भेजा जा सके। आगे हम बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और यहाँ से हमें जुते हुए खेत का जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, ठीक है? इसी जगह बनावली है जहाँ पे हमें हल का प्रमाण मिला, खिलौने का हल मिला था हमें। कालीबंगा जो है, कालीबंगा यानी काली यानी काला, बंगा मीन्स होता है चूड़ियाँ। यहाँ पर चूड़ियाँ के भी अवशेष मिले हैं। इसके बाद में सिंधु सभ्यता के लोग कपड़े बुनते थे और बुनाई के लिए ऊन तथा कपास का उपयोग होता था। तो यहाँ पे कपास और ऊन के भी अवशेष मिले, इससे हमें पता चलता है कि ये लोग ऊन और कपास का उपयोग कपड़े के लिए करते होंगे। मिट्टी के बर्तनों पे चित्रकारी की जाती थी, जैसे ये मिट्टी के बर्तन दिख रहे हैं, तो चित्रकारी की जा रही है। अब इसमें अगर देखेंगे तो काला और लाल रंग का यूज़ किया गया था। बर्तन को काले और लाल रंग से कलर किया जाता था। हड़प्याई लोग मछली पकड़ने का भी कार्य करते थे। यानी ये मछली भी पकड़ते थे क्योंकि वहाँ पे मछली का काँटा मिला। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग शिकार करते थे, ठीक है? अगर मछली खा रहे हैं तो अन्य चीज़ों को भी खा सकते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि शिकार भी कर रहे होंगे ये लोग। और प्लस मछली पकड़ने का तो काँटा वगैरह मिला ही था। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय समाज था, जैसा कि हमने बताया था कि ये नगर की तरह होते थे, पक्के मकान बने होते थे, सड़कें बनी होती थी, सड़कों के किनारे नालियाँ बनी होती थी, तो ये एक नगरीय समाज था। सामाजिक व्यवस्था जो थी वो काफ़ी सुसंगठित और सुसंकृत थी। लोग काफ़ी समझदार हुआ करते थे जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई थी। वास्तुकला उच्च स्तर की थी, जैसे कि अभी इसी में देखिए ये जो पॉट हमें दिख रहा है बर्तन, इसमें देखिए कि कितनी बढ़िया नक्काशी की गई है जो कि आज के समय में होती है और ये सभ्यता करीब 3300 साल पुरानी मानी जाती है। तो उस समय के लोग भी अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय वास्तुकला का जो स्तर था वो काफ़ी ऊँचा था। यहाँ पास में आप देख रहे हैं ये मूर्ति है, इसमें भी कितने अच्छे से बनाया गया, उसके गले में जो हार है, इस पे जो चूड़ियाँ वगैरह पहनी गई, बालों को कैसे पहना गया, कंगन किस तरह के पहने गए, ये सारी चीज़ों को इसमें काफ़ी डिटेल से दिखाया गया। आगे अगर हम बात करें
अगर आगे हम बात करें तो जो घर थे उसमें कुएँ और स्नान गृह भी होते थे, यानी हर घर के पास अपना एक कुआँ और स्नान गृह होता था, जिसमें वो नहा सकते थे। यहाँ पे देखिए ये कुआँ है, यहाँ से नालियाँ बनी हुई हैं, जिससे कि पानी आराम से बाहर निकल सके, ठीक है? हर घर में शौचालय होता था। इसके अलावा ये लोग साफ-सफाई का ध्यान रखते थे। जैसा हम देख रहे हैं कि हर घर में स्नान गृह है, शौचालय है, सड़कों किनारे नालियाँ बनी हुई हैं, सड़कें एक-दूसरे को समकोण पे काटते हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग साफ-सफाई के प्रति काफ़ी जागरूक थे। पत्थर की मूर्तियाँ धार्मिक मान्यताओं की प्रतीक थे। तो अधिकांश जो पत्थर की मूर्तियाँ मिली हुई हैं, उसमें मातृ देवी की मूर्ति है या फिर पशुपतिनाथ की मूर्ति है, पुजारी की मूर्ति है, तो ऐसा माना जाता था कि जो पत्थर की मूर्तियाँ थी, वो धार्मिक प्रतीकों के लिए होती थी। जबकि ये नित्य मुद्रा वाली नर्तक की जो मूर्ति है, जिसमें कि हम ये वाली देख सकते हैं, ये काँस्य की बनी हुई है, ठीक है? ये नर्तकी काँस्य की है। इसके अलावा कपड़े में सूती और ऊनी वस्त्र शामिल थे, जैसा कि हमने ऊपर ये देखा था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस समय जो पुरुष थे और महिला दोनों आभूषण पहनते थे। तो यहाँ पे कुछ आभूषण दिख रहे हैं, जैसे चूड़ी वगैरह है, गले का हार है, ये सारी चीज़ें। तो ये पुरुष भी पहनते थे और जो महिलाएँ थी, वो भी पहनते थे। आभूषणों में हार, कंगन, झुमके इत्यादि शामिल थे। आभूषण तांबा, सोना, गोमत चक्र इत्यादि से बनते थे। यानी कि सोना-चांदी का भी उपयोग ये लोग करते थे, आभूषण वगैरह बनाने के लिए। खेल-कूद का भी प्रमाण मिला है, जैसा कि हमने कहा बच्चों के खिलौने मिलते थे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों के खिलौने हैं, ये सब, जिसमें रथ वगैरह मिल जाएगा, सॉरी पत्थर के हल मिल जाएँगे, तो ये सारी चीज़ें से पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे, वो बच्चों के लिए भी खिलौने का निर्माण करते थे। आगे देखते हैं, बच्चों के खिलौने मिट्टी के बने होते थे। अधिकांश बच्चों के जो खिलौने थे, वो मिट्टी के बने होते थे, बाकी जो अच्छी क्वालिटी के खिलौने थे, वो फैंस या फिर पत्थर वगैरह के भी बने होते थे। कबूतरों के पिंजरे, छोटी-छोटी गाड़ियों के खिलौने भी शामिल थे, जैसे कि हमने रथ वगैरह को देखा था। इस सभ्यता में किसी भी राजा का प्रमाण नहीं मिला है, यानी इस सभ्यता में कोई राजा होता था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन हाँ, कोई पुजारी होता था या तो फिर एक ऊँचा नगर और निचला नगर होता था, जिसे कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा लोग थे जो कि नगर की पूरी व्यवस्था को देखते थे। लेकिन कोई एक व्यक्ति जो राजा का दावा करे, ऐसा कोई हमें प्रमाण नहीं मिलता। राजनीतिक संरचना समझ में नहीं आई हुई है, ठीक है? क्योंकि अगर राजा नहीं था, तो फिर कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता था, तो ये हम नहीं समझ पाए, क्योंकि हम अभी उसकी लिपि को भी नहीं पढ़ पाए, तो हम इसको जान भी नहीं पाए अभी तक। मुद्रा के लिए कोई सिक्के का प्रमाण भी नहीं मिला, यानी सिक्के का प्रयोग नहीं होता था। बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि अ, विनिमय प्रणाली, सामान के बदले सामान का लेन-देन किया जाता था। अगर प्रमुख भोजन की बात की जाए तो अनाज, दाल, सब्जियाँ ये यहाँ के प्रमुख भोजन थे। और चूँकि शिकार के अवशेष मिले तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग मांस भी खाते रहे होंगे। ठीक है? मछली तथा समुद्री भोजन का भी प्रमाण मिला है। भोज्य पदार्थ मिट्टी के बर्तनों में पकते थे, यानी जो भी खाना वगैरह बनाया जाता था वो मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता था। और इन लोग के पास मिट्टी के बर्तन को पकाने की तकनीक थी। यानी जैसे आज के समय में मिट्टी के बर्तन बनते हैं, पक्के घड़े वगैरह, वैसे ही उस समय के लोग भी बनाते थे। लोथल में गहनों का कारखाना मिला है, जहाँ पर मनके वगैरह बनाए जाते थे। मनका यानी कि जो मोतियाँ होती थी माला की, ये सारी चीज़ें, ठीक है? इनको बनाने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा लोथल में बंदरगाह मिला, ये वाला जैसा कि हमने बताया, और गहनों का कारखाना मिला। धातु करी का धातु कारीगरी का काम होता था, यानी धातुओं के भी सामान बनाए जाते थे, ये भी हमें लोथल में मिला। लोथल में नाले और जलमार्ग बने हुए थे, तो नहरों के द्वारा ही नाव को अंदर लेके आया जाता था नगर तक, क्योंकि समुद्र मार्ग से जब जहाज आते थे तो उनको नगरों तक पहुँचाने के लिए बड़ी-बड़ी नहरें खोदी गई थी, जिससे कि ये वहाँ तक पहुँच सके। इसके अलावा नहरों का निर्माण पानी पहुँचाने के लिए खेतों में भी किया जाता था। पानी को शुद्ध करने का भी प्रबंध था, ठीक है? इसके अलावा पानी जो था अगर गंदा है तो उसको शुद्ध करने का प्रबंध, उसको स्टोर करने का प्रबंध भी था। धौलावीरा एक जगह था जहाँ पे कि इसको स्टोर किया जाता था। धार्मिक सभ्यता का केंद्र कोई विशेष मंदिर नहीं था, वैसे कोई मंदिर के प्रमाण मिले नहीं। पूजा-अनुष्ठान व्यक्तिगत स्तर पे होते थे, यानी कि पूजा वगैरह तो होता था, लेकिन इसके लिए कोई मंदिर वगैरह नहीं होता। शवों का दाह संस्कार होता था, यानी कि जब कोई मर जाता था, उसकी लाश को जला दिया जाता था। जबकि कुछ जगह दफनाने के भी प्रमाण मिले थे, जैसे कि इस क्षेत्र में देख रहे हैं, यहाँ पे एक शव को दफनाया गया था। ऐसे कई सारे हमें प्रमाण मिले थे।
आगे अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेट ग्रैनरी यानी अन्न भंडार भी मिला, जहाँ पर कि अनाज को स्टोर किया जाता था, यानी कि जब कभी सूखा वगैरह पड़े तो वहाँ पे इन अनाजों का उपयोग किया जा सके। तो ऐसे हमें अन्न भंडार के भी प्रमाण मिले हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो अन्न भंडार सुरक्षा के उपाय होते थे, यानी कि जब कभी सूखा वगैरह पड़े तो लोगों को अनाज की कमी न हो, तो इसके लिए ये व्यवस्था की गई। जल स्रोत और तालाब नगर के पास होते थे, यानी जो नगर होता था उसके पास में ही जल के स्रोत होते थे, जैसे कुआं या तालाब। ठीक है। जल निकासी का भी उत्कृष्ट प्रबंध था और मुख्य नालियां ढकी होती थी। अब जैसे कि इसमें देखिए ये नालियां बनी हुई है। ठीक है। ये सारी नालियां बनी हुई है, यहाँ पे कुआं है, कुएं के पास से नालियां ऐसे निकल रही है। तो हर जगह ऐसे नाली बना हुआ था और इन नालियों को पत्थर से ढक दिया गया था। ठीक है, ताकि कि गंदगी न महके या ऐसा कुछ। जल संचयन का प्रमाण भी कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा एक सूखा क्षेत्र है जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ पर पानी को संरक्षित करने का भी व्यवस्था थी, यानी बारिश का जब पानी आता था तो उसको स्टोर किया जाता था। ऐसे भी हमें प्रमाण मिले हैं। सभ्यता का विस्तार लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। जैसे कि हमने शुरू में ही देखा था कि ये पाकिस्तान तथा भारत के एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत है। यह उस समय का सबसे बड़ा नगरीय सभ्यता था। तो उस समय की अधिकांश सभ्यताएं जो थी वो नगरीय नहीं थी, लेकिन ये नगरीय थी। खानाबदोश जीवन जीते थे अधिकांश लोग, लेकिन ये जो सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग ताम्र कांस्य युगीन में जीता था, जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि कांस्य युगीन सभ्यता थे, जो कि हमें कांसे की मूर्ति, कांसे के बर्तन, ये सारी चीजों को मिलते हैं, तांबे और कांसे की। तो हम इसे कह सकते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता थे। तो एक बात याद रखने वाली चीज है, यहाँ पे लोहे का प्रयोग नहीं होता था। ये लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना। महिलाएं जो थी वो घरेलू कार्यों को करती थी, पुरुष जो थे वो व्यापार वगैरह करते थे और खेती वगैरह में लगे होते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी में मनोरंजन का भी प्रबंध था। तो जैसे कि हमने देखा बच्चों के लिए खिलौने वगैरह बनाए जाते थे, नौकायान की सुविधा थी, ये सारी चीजें मनोरंजन के लिए वहां पे चलते थे। और वो जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह, ये भी क्या होगा, एक मनोरंजन का साधन रहा होगा। मोहनजोदड़ो में छिद्र कीटों का भी प्रचलन था। धोलावीरा में जल संचयन के लिए तालाब भी मिला था। जैसे हमने बताया ना कि जल को संचय करने के लिए तालाब बनाए जाते थे, जिसमें पानी को स्टोर किया जा सके, जो लंबे दिनों तक चलता रहे। धोलावीरा में खंडहरों में स्तंभ भी मिले हुए हैं, यानी कि स्तंभ मिलने का मतलब हुआ है कि ये कोई बड़ा हॉल बनाया जाता था जिसको टिकाने के लिए स्तंभ बनाए जाते थे। यानी इस समय के लोग मकान तो बनाते थे, लेकिन बड़े-बड़े हॉल भी बनाते रहे होंगे। धोलावीरा नगर द्वारबद्ध था। द्वारबद्ध होने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये नगर हो गया, तो इस नगर के चारों तरफ दीवार बना दिए जाते थे। ठीक है? जिससे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना जानकारी के अंदर नगर में ना आ सके। चलिए, इसके बाद फिर टेराकोटा की मूर्तियाँ धार्मिक प्रतीक हो सकती थी। ये कई सारी मूर्तियाँ भी थी जो टेराकोटा की बनी हुई थी। ठीक है? ये सब भी धार्मिक प्रतीकें हो सकती है, जैसे मिट्टी के पके हुए मिट्टी के थे। फिर इसके बाद सभ्यता में प्राकृतिक पूजा का भी प्रमाण है। तो जैसे कि हमने कहा पशुपति की मूर्ति, एक सिंघा को ये लोग काफ़ी पुण्य पशु मानते थे, यानी पवित्र पशु मानते थे। और इसके अलावा मातृ देवी की मूर्ति मिली, पेड़ों की पूजा के प्रमाण मिले, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। पशुओं में सांड और हाथी का महत्व था। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि सांड और हाथी के मुहर भी मिले हुए थे। ठीक है? तो और अधिकांश मुहर जो थे उसपे सांड बने हुए थे। तो ऐसा मान सकते हैं कि सांड और हाथी का इनके लिए काफ़ी महत्व था। सिंधु घाटी सभ्यता में उच्च शिल्प कला का कौशल था। अब ये हमें कैसे पता चलता है? तो देखिए जैसे कि एआई तकनीक से ये जो खंडहर मिले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, इसको एआई तकनीक से देखा गया, तो ये कुछ ऐसा दिखा। ठीक है? और ये है उस समय के मकान का एक एआई जनरेटेड चित्र। तो इसमें ये दिख रहा है कि ये नीचे कैसे स्तंभ के द्वारा घर को टिकाया गया है, इसके नीचे कमरे होंगे, फिर सीढ़ी बनी हुई है, छत पे जाएँगे और इसमें रहने की व्यवस्था है। ये पानी को स्टोर करने का साधन है। तो ये सारी चीज़ें बनी हुई थी उस समय। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग उच्च शिल्पकला का कौशल इनके पास था, यानी इनके पास वास्तुकला का अच्छा ज्ञान। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो मुख्य कारण है पतन होने का, ये अभी तक अज्ञात है। हमें नहीं जानकारी कि ये सभ्यता इतनी विकसित जो थी, वो अचानक से कैसे लुप्त हो गई। अलग-अलग वैज्ञानिकों का अलग-अलग अनुमान है, लेकिन कोई भी अनुमान अभी सटीक नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण हमें पता नहीं है। ये किन कारणों से लुप्त हुई,
इसके बारे में वैज्ञानिक अभी भी खोज कर रहे हैं, क्योंकि उस समय की ये काफ़ी विकसित सभ्यता थी और अचानक से ये कैसे लुप्त हो गई, ये अपने आप में ही एक सोचने का विषय है। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हो सकता है कि नदी का पानी काफ़ी बढ़ गया हो, जिसके कारण कि ये शहर जलमग्न हो गया हो और खत्म हो गया हो। सरस्वती नदी के सूखने का भी इसको एक बड़ा रीज़न माना जाता है कि सरस्वती नदी सूख गई, जिससे कि अधिकांश लोगों को पीने का पानी नहीं मुहैया हो पाया, जिसके कारण कि ये खत्म हो गई। इसके अलावा आक्रमण की भी संभावना हो सकती है कि कोई बाहरी कबीले ने इसके ऊपर आक्रमण किया होगा और इस सभ्यता को पूरी तरह से तहस-नहस कर देगी। तो जब आक्रमण की बात आती है तो आर्यों का नाम सबसे पहले आता है कि हो सकता है कि आर्यों ने आक्रमण किया हो। लेकिन अभी तक हमें आर्यों के आक्रमण का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्य भी आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन इसका अभी तक कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभ्यता धीरे-धीरे अज्ञात कारणों से नष्ट हो गई। और इस सभ्यता को नष्ट होने के बाद ये जो नगर थी, ये धीरे-धीरे इसमें कूड़ा-कचरा काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, व्यवस्था जो होती है वो चरमरा जाती है और यहाँ पे जो लोग होते हैं धीरे-धीरे यहाँ से पलायन कर जाते हैं। और फिर जो गंगा-यमुना का जो क्षेत्र है, वहाँ पर वापस से एक नई सभ्यता विकसित होती है जिसे कि बोलते हैं वैदिक सभ्यता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पे वो कैसे विकसित हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।